हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आज से हम अपनी यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है नाटक की। ठीक है, नाटक की है। और आज मैं आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र के, ठीक है, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक करवाऊंगी, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यूजीसी नेट और एचपीएससी प्रोफेसर में इनसे ही पेपर बनते हैं। तो देखते हैं अंधेर नगरी क्या है हमारा नाटक का नाम आज। और पहला नाटक है ये अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। यह नाटक 6 अंकों का, कितने अंकों का भी, 6 अंकों का है। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है जो अंधेर नगरी नाटक है वो कितने अंकों का, तो 6 अंकों का नाटक है। ये 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियां, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, किस प्रकार की शैली में लिखा गया है नाटक, तो प्रहसन शैली में है। पूछा जाता है अंधेर नगरी जो नाटक है वो किस शैली में लिखा गया, तो प्रहसन शैली में लिखा गया है। भाई ध्यान रखना। ठीक है, और इसका विषय पूछ लिया जाएगा तो विषय इस लाइन से स्टार्ट होगा। इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया। ठीक है, पृष्ठभूमि है इसकी भाई, जो अंधेर नगरी है इसकी पृष्ठभूमि है, जो आपको अच्छी प्रकार से याद करनी है। पृष्ठभूमि, यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशमेघ घाट पर खेला भी गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता जो अंधेर नगरी नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कितने दिन में लिखा था, तो एक दिन में लिखा था। और कहाँ पर खेला गया था, उसी दिन, तो दशमेघ घाट पर खेला गया था। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। क्या कहा भाई, भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। विषय वस्तु है भाई इस नाटक की, मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार है भाई। क्या है, मनोरंजन को आधार बनाकर जो उस समय की व्यवस्था थी उस पर करारा प्रहार किया गया है। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है। क्या भाई, लालच छोड़कर क्या बनने की नसीहत दी गई है, ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत दी गई है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के विषय में है ये। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है भाई जो अंधेर नगरी नाटक है उसमें जो फारसी थिएटर का प्रभाव, ठीक है, कौन से पात्र पर पड़ा है, तो हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देखकर, ठीक है, हलवाई पर पड़ा है भाई। तो इसके पात्र देखते हैं। ठीक है, महंत एक साधु है, गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है, नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। तो देखो भाई, प्रमुख पात्र तो यही है हमारे 3। ठीक है, एक महंत है, गोवर्धन दास है और नारायण दास है। ठीक है, 3 पात्र हमारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, फिर है उसके पात्र कबाब वाला। ये क्या करता है, कबाब बेचता है। ठीक है, कबाब विक्रेता है। घासीराम कौन है, चना बेचने वाला है। नारंगी वाला कौन है, नारंगी बेचने वाला है। हलवाई कौन है, मिठाई बेचने वाला है। कुजरीन कौन है, सब्जी बेचने वाली है। ठीक है, तो ये भाई जितने भी हमारे आए हैं 1 2 3 4 5, तो 5 जो पात्र है ये बाजार के दृश्य में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। मुगल मेवे और फल बेचने वाला है। पाचक वाला चूरन विक्रेता है। मछली वाली मछली बेचने वाली है। जात वाला जाति बेचने वाला है। राजा राजा क्या है, चौपट राजा है। मंत्री चौपट राजा का मंत्री। नौकर राजा के 2 नौकर है भाई, यानी सिपाही है इसके। फरियादी राजा से न्याय मांगने वाला। कल्लू बनिया जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मरी।
कारीगर कौन है भाई? कल्लू बनिए की दीवार बनाने वाला। चूने वाला, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। ठीक है। और चुनने वाले को, ठीक है, जो राजा है चौपट राजा, उसने क्या कहकर संबोधित किया था? तो चुन्नी वाला। क्या भाई? चुन्नी वाला। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भिस्ती, दीवार बनाने के लिए मसाल में पानी डालने वाला। कसाई, भिस्ती के लिए मशक बनाने वाला। गडरिया, कसाई को भेड़ बेचने वाला। चार सिपाही, राजा के सिपाही। कोतवाल, माली और बनिया। तो ये पात्र है भाई। और ये देख लो। और फरियादी से लेकर, ठीक है, तो फरियादी से लेकर भाई कोतवाल तक, गडरिये से पहले कोतवाल को अगर हम लगा देंगे, नहीं, सिर्फ चार सिपाही से पहले कोतवाल को अगर हम रख देंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो राज्यसभा है, ठीक है, जिसमें हमारा अंक है राज्यसभा का अंक, ठीक है, उसमें ये क्रम से लगाने पूछे गए थे। वे राज्यसभा में कौन कौन जो हमारे पात्र है वो आते हैं, उसको क्रम से लगाइए। तो पहले फरियादी आएगा, फिर कल्लू बनिया आएगा, फिर कारीगर, फिर चूने वाला, फिर भिस्ती, फिर कसाई, फिर गडरिया, फिर कोतवाल। ठीक है। तो ऐसे विक्रम पेपर में पूछा जाता है भाई। अब देखते हैं विशेष नाटक में विशेष क्या कुछ है। यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टा, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह है। अन्य भाषाओं से शब्द में लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है भाई। कथासार देखते हैं इसके। अब देखो पहला अंक है, ठीक है, और उसका भाई उसके अंदर क्या कुछ है ये आपको देखते चलना है, पेपर में पूछे जाते हैं। कथासार पहला अंक भाई, क्या भाई? पहला अंक मैंने बताए थे आपको, जो अंधेर नगरी उसमें 6 अंक है। ठीक है, 6 अंक है। तो इसमें यहाँ पे दे रखे पहला अंक है, ठीक है। पहला अंक किसका है? भराए प्रांत का है, ठीक है, भराए प्रांत है। इसमें महंत, ठीक है, नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। ठीक है। दूसरा अंक बाजार का है, ठीक है। पूछा जाता है भी पहला अंक जैसे एक तरफ पे दे देंगे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, छठा अंक, और साइड में दे देंगे जैसे प्रांत हो गया, बाजार हो गया, सभा हो गई, इनको दे के फिर ये दे देंगे भाई मिलान करो। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। दूसरा अंक है बाजार का, ठीक है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला है, नारंगी वाला है, घासीराम है जो चना बेचने वाला है, हलवाई है, कुजड़िन कौन है? सब्जी बेचने वाली, मुगल है, मेवा बेचने वाला, पाचक है कौन? चूरण बेचने वाला, मछली वाला कौन है? मछली बेचने वाला, साहित्य वाला है एक ब्राह्मण है जो जात को बेचता है। बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। ठीक है। हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, क्या भाई? हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, काफ़ी महत्वपूर्ण ये पंक्ति रहेगी, पेपर में पूछी जाती है भाई। क्या भाई? हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचना धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना दर्शाता है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर होता है। ठीक है। जो पाचक वाला है यानी चूर्ण बेचने वाला है, वो क्या कहता है? देखो, साहब लोग जो चूर्ण खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, पेपर में पूछ के पूछा जा सकता है। ये भी किसकी पंक्ति है भाई? किसने कही है? ये तो पाचक वाले ने कही है, साहब लोग जो चूर्ण खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तीसरा अंक है, तीसरा अंक कहाँ का है? जंगल का। ठीक है। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 मिठाई लेकर गुरु जी से मिलता है तो पूछ बैठते, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन दास टके शेर वाली दास्तां सुनाता है, जिसे सुन गुरु जी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। भाई पूछा जा सकता है भाई गोवर्धन दास ने, ठीक है, कितने पैसे मांगे थे? वैसे भाई भिक्षा में मिले थे तो 7 पैसे मिले थे। ठीक है। उसमें से 3.5 पैसे की तो उन्होंने मिठाई ले ली थी।
ठीक है, कितने पैसे की मिठाई ली थी? 3.5 पैसे की। चौथा अंक है राज्यसभा का। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, गडेरियों को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंतोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई थी। यह नाटक का सबसे रोमांचक अंक है भाई। पांचवा अंक है अरण्य। ठीक है, देखो भाई दूसरा अंक इसमें क्या आया है, सॉरी तीसरा अंक क्या आया? जंगल। ठीक है, तीसरा अंक है जंगल और पांचवा अंक है अरण्य, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। पांचवा अंक क्या है? अरण्य। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। छठा अंक है शमशान। ठीक है, जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर देता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है। ठीक है भाई, और इस प्रश्न में, ठीक है नोट लिखा हुआ, इस प्रश्न में कुल 28 पात्र है। कितने पात्र है? 28 पात्र है। पूछा जा सकता है भाई जो अंधेर नगरी है उसमें कितने पात्र है, तो कितने टोटल पात्र है? 28 पात्र है भाई। इसमें आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना। प्रमुख उदाहरण है जो सीधे सीधे पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रथम अंक से है भाई, ये भी पूछा जाता है। जो ये उदाहरण दे रखा है, ठीक है, पंक्तियां दे रखी है, किस अंक से है? ठीक है, तो प्रथम अंक कौन सा था? भराइये प्रांत था। ठीक है, महंत जी आते क्या गाते आते अपने दोनों शिष्यों के साथ, राम भजो राम भजो भाई राम भजो। ठीक है, पहले अंक का है भाई ये, प्रथम अंक भराइये प्रांत का और महंत जी का है। द्वितीय अंक किसका है? बाजार का है। द्वितीय अंक बाजार का है भाई। ठीक है, बाजार में जो उदाहरण आते हैं वो हम आपको करवा रही, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे जात ले जात, टके सेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बढ़ाई सब टके सेर। ये किसका है? ये जात वाले का कथन है भैया, और जो ब्राह्मण है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये गोवर्धन दास का कथन है। जब गोवर्धन दास क्या है मिठाई लेके वापस अपने गुरु के पास आता है, तब ये गीत क्या है गाता आता है भाई। ठीक है, तृतीय अंक है जंगल का। ठीक है, किसका तृतीय अंक? जंगल का। और पांचवा किसका? अरण्य का। आपको याद रखना है। सेत से सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कदूस कुदेश में कबू न कीजिए बास। ठीक है, ये महंत जी का उदाहरण रहेगा। क्या भी? सेत से सब एक है, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास, तो ये महंत जी का है। चतुर्थ अंक राज्यसभा का है। चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा, तो ये राजा का है और ये फरियादी से कहता है। पंचम अंक अरण्य। वैश्या जोरू एक समान, अंधाधुंध मचो सब देसा मानहूँ, राजा रहत विदेशा, ये गोवर्धन दास का कथन है भाई। क्या भाई? वैश्या जोरू एक समान, ये एक कथन हो गया। दूसरा है अंधाधुंध मचो सब देसा मानहूँ, राजा रहत विदेशा, ये गोवर्धन दास का उदाहरण रहेगा भाई। छठा अंक है शमशान का। ठीक है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसी आपू नसे जैसे चौपट राज, ये महंत जी का उदाहरण रहेगा भाई कथन। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू नसे जैसे चौपट राज। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो हमारी अंधेर नगरी नाटक है वो क्या है समाप्त होता है। ठीक है, मैंने आपको इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको सभी करवा दिए, जो पेपर में हमारे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब की बार जो एचपीएससी का पेपर हुआ था 1 जून का, उसमें इतने उदाहरण पूछे गए थे और डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे यहीं से। ठीक है, तो आप अच्छी प्रकार से इनको देख लेना। अब हम अपना दूसरा नाटक करते हैं, भारत दुर्दशा। ठीक है, और भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसके समय को 1876, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है भाई
भारत दुर्दशा के समय को 1876 तथा डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास व रामचंद्र तिवारी ने 1880 ईस्वी माना है। ठीक है, 1880 को ही हम मानते हैं और आयोग भी 1880 ही मानता है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण हुआ है भाई इस नाटक में। ठीक है, क्या हुआ इस नाटक में? भारत की तत्कालीन राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण। विषय वस्तु है भाई भारत दुर्दशा नाटक की, तो देखते हैं। क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की थी। ठीक है, अप्रत्यक्ष निंदा की है किसकी? अंग्रेजी राज्य की। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक की रचना भारत दुर्दशा नाटक के जरिए पे। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है। ठीक है, इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। आगे है, भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा है। यह एक दुखांत नाटक है। कैसा नाटक है? ये एक दुखांत नाटक, काफी महत्वपूर्ण है भाई, पेपर में पूछा जाता है सीधी कोटेशन देके। भारतेंदु ने इस नाटक को लास्य रूपक कहा है। क्या कहा है भारतेंदु ने इसको? ठीक है, लास्य रूपक कहा है भारत दुर्दशा को भाई। और इस नाटक की कथा वस्तु में 6 अंक है। कितने अंक है? 6 अंक है। अंधेर नगरी में भी 6 थे और भारत दुर्दशा में भी 6 ही अंक है। ठीक है, अब इसके पात्र है, पर मुख्य पात्र देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। भारत, नाटक में भारत नायक के रूप में है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है। कौन से अंक में आता है? भारत दूसरे अंक में आता है। नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्देव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। भारत दुर्देव यह नाटक में खलनायक के रूप में आता है। कौन भी? भारत दुर्देव। यह एक शक्तिशाली चरित्र है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है। कौन से अंक में आता है? भारत दुर्देव तीसरे अंक में आता है। पूछा जाता है भारत दुर्देव का प्रवेश नाटक के कौन से अंक में हुआ है, तो तीसरे। और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी भारत का प्रवेश जो भारत दुर्दशा है नाटक में कौन से अंक में हुआ, तो दूसरे में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। भारत भाग्य, भारत भाग्य भारत का एक सहयोगी मित्र है। किसका मित्र है? भारत का सहयोगी मित्र है भारत भाग्य। वह भारत के अतीत का गौरवगान करता है तथा उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं हो पाता। अंत में वह आत्मघात कर लेता है। कौन भाई? भारत भाग्य अंत में क्या कर लेता है? आत्मघात कर लेता है। गौण पात्र है इसमें निर्लजता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश, फौजदार, रोग, मगध, कर, मघ, आलस्य, अंधकार, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरकता, पक्षपात, हठ, शोक, आश्चर्यभाजन, निर्बलता। ठीक है, बंगाली महाराष्ट्री एडिटर, देसी महानुपुज। ये एक कमेटी के सदस्य है। कमेटी के सदस्य कितने? 7 है भाई। विशेष है, यह वस्तुतः एक नाट्य रासक है। ठीक है, क्या है? भारत दुर्दशा एक नाट्य रासक है। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है लेकिन पद्य ब्रज भाषा में है। क्या भाई? जो भारत दुर्दशा नाटक है इसका गद्य तो खड़ी बोली में है लेकिन जो पद्य है वो ब्रज भाषा में है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। क्या है भाई? राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक मशाल की भूमिका निभाई है। क्या भाई? नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने, कौन सी? भारत दुर्दशा ने, क्या भाई? भारत दुर्दशा ने एक मशाल की भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं। ठीक है, जो भारतेंदु है वो अपने नाटक में जब भारत का धन विदेश जाने लगता है तब लिखते हैं। और एक काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति खवारे।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, याद रखना आपको। कथा सार है फिर इसका भाई। पहला अंक है, पहले अंक में क्या है, बिथी है। एक योगी आकर लावनी गीत गाता है। ठीक है, तो क्या गाता है, लावनी गाता है, लावनी गीत गाता है। ठीक है, ये पूछा गया है पेपर में। ठीक है, जो पहला अंक है उसमें योगी क्या गाता है, तो लावनी गीत गाता है। ठीक है, और पहला अंक है उसका स्थान का क्या नाम है, बिथी। इसी गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुर्दशा पर प्रकाश डालता है। दूसरा अंक है शमशान टूटे फूटे मंदिर। ठीक है, क्या स्थान है दूसरे अंक में, शमशान दिखा रखा, टूटे फूटे मंदिर। इस अंक में भारत स्वयं आकर क्रंदन करता है। आ गया ना, भारत का प्रवेश हो गया दूसरे अंक में। एक बार स्वयं आकर क्रंदन करता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सुचज्ञ न दास्यम बिना युद्धन केसव। ये पंक्ति पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। सुचज्ञम न दास्याम बिना युद्धन केसव, द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। यही के लोग आज क्या कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है, पर वह भी नहीं कर पाता। तब भय से मूर्छित हो जाता है और निर्लजता एवं आशा आकर उसे ले जाती है। देखो भाई, दूसरे अंक में 3 पात्रों का प्रवेश हुआ है। किस किस का, भारत का, ठीक है, निर्लजता का, और तीसरा पात्र है आशा। ठीक है, इन पात्रों का क्या है, दूसरे अंक में प्रवेश हुआ है, ध्यान रखना। दूसरे अंक में किस किसका, भारत का, निर्लजता का और आशा का प्रवेश हुआ है भाई। तीसरा अंक मैदान का है। ठीक है, तीसरे अंक में भार दुर्देव आता है। कौन आता है तीसरे अंक में, भार दुर्देव आता है, और भार दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, फूट बैर के साथ साथ प्लेग, टिक्कस, कालाधन आदि का भी उल्लेख करता है। अंग्रेजी शासन में भी हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण ही ग्रहण करते रहे। आज भी प्राय 95% हिंदू निरक्षर है, साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित है। इस अंक में ही भार दुर्देव के फौजदार सत्यानाश, ये पात्र का नाम है जी, आते हैं, एक पात्र आ गया, और भारत के निजी दोषों का भार दुर्देव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय है। किसके आड़ में भी, धर्म की। यथा मंतावर का आधिक्य, वर्ण व्यवस्था की खींचातानी, बाल विवाह, विधवा विवाह निष्पेक्ष, वृद्ध विवाह, बहुविधा, समुद्र यात्रा निषेध आदि से देश अवनति की ओर जा रहा है। लोग वेदांत का अध्ययन करके तो महाज्ञानी बन गए हैं, परंतु स्वदेश की चिंता ही छोड़ दी है। ठीक है, देखो भाई, धर्म और वेदांत। ठीक है, धर्म और वेदांत हमारे तीसरे अंक में आए हैं, और तीसरे ही अंक में भार दुर्देव आया है और सत्यानाश फौजदार आया है। ठीक है, सत्यानाश फौजदार क्या एक पात्र है। ठीक है, भार दुर्देव भी क्या एक पात्र है। ठीक है, और धर्म और भाई क्या था, हमारे वेदांत। ठीक है, धर्म और वेदांत का वर्णन इसी में हुआ है हमारे तीसरे अंक में। चौथा अंक है, चौथे अंक में बता रखा भी कमरा है, अंग्रेजी सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगी हुई है। ठीक है, चौथा अंक है, उसका स्थान क्या बताया गया भाई, कमरा है, जो अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई है वहाँ पे। इस अंक में भार दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रम से भारत बेचता है। कौन कौन से पात्र आए इसमें, भार दुर्देव के पास रोग है, आलस्य है, मदिरा है और अंधकार। ये 4 पात्रों का प्रवेश चौथे अंक में होता है। को क्या करते हैं, क्रम से भारत बेचते हैं। पहले रोग को बेचते हैं, फिर आलस्य को, फिर मदिरा को, फिर अंधकार को भी।
ठीक है, इन चारों को क्रम के अकॉर्डिंग भारत में भेजते हैं और ये क्रम के अकॉर्डिंग पूछा भी जा सकता है। ठीक है, रोग यहाँ के लोगों पर अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा न करवाकर झाड़ फूक में ही प्राण खो देते हैं। उसी प्रकार यहाँ अफीमची, मदकची और आलसी लोगों की कमी नहीं है। किसने बताया? भारत देश में अज्ञान रूपी अंधकार ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अविद्या प्रेमी भारत शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानता है। पांचवा अंक है किताब खाना। कौन सा अंक है? अंक पांचवा अंक में क्या है? किताब खाना है। इस अंक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य है। किसका भी? एक कमेटी का दृश्य है जिसमें सभापति तथा उसके 6 सहयोगी सदस्य हैं। ठीक है, एक तो सभापति हो गया और उसके सहयोगी 6 सदस्य हो गए। टोटल कितने हो गए? 7 सदस्य हो गए भाई। ठीक है, ये अभी HPSC के पेपर में पूछा गया था। जो भाई किताब खाना, उसमें जिस कमेटी का ठीक है दृश्य दिखाया गया उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो उसमें 7 सदस्य हैं। ठीक है, कितने? 7। एक तो सभापति और 6 सहयोगी सदस्य हैं, 7 हो गए टोटल। एक बंगाली है। ठीक है, कौन है? एक बंगाली है। एक महाराष्ट्री है। एक कवि है भाई। एक पत्र संपादक है। 2 देसी महानुभुज हैं। ठीक है, देखो 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 हो गए। बंगाली सदस्य हजते बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। जो बंगाली सदस्य है वो हजते बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं जो अनुचित्यपूर्ण है। संपादक आर्टिकल बाजी की प्रशंसा में लगे हैं। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। देसी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ लेती है। ठीक है भाई, डिसलॉयल्टी क्या है? हमारा एक पात्र है, वो किसके भेष में आता है? वो पुलिस की वर्दी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है और 5वें अंक में ही आता है। किस में आता है? 5वें अंक में ही आता है। ठीक है, 7 तो कमेटी के सदस्य आ गए उसमें 5वें अंक में और एक कौन आ गया? डिसलॉयल्टी आ गया। छठा अंक है गंभीर वन का मध्य भाग दिखाया गया। भाई स्थान है, छठा अंक है, उसके अंदर स्थान कौन सा दिखाया गया? गंभीर वन का मध्य भाग। इस अंक में भारत भाग्य आता है जो प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। कौन भी? भारत भाग्य। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है, पर परतंत्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भी मिटा नहीं। ऐसा शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेष्ठकर है। आगे एक पंक्ति दे रखी है, दोहु भारत अब जस पंका, मटेहु भारत भूमि भूमि कलंका। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। ठीक है, क्या है? दोहु भारत अब जस पंका, मटेहु भारत भूमि कलंका। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है। ठीक है, कौन आत्मघात करता है? भारत भाग्य कर लेता है तथा नाटक का अंत दुख में हो जाता है, यानी दुखांत होता है। प्रमुख उदाहरण है, ठीक है, जो पेपर में पूछे जाते हैं भाई। पहले अंक के है, ठीक है, पूछा जाता है ये उदाहरण कौन से अंक का है और किसका भाई। तो रोहू सब मिलके आहू, भारत भाई, लेरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारे, अंग्रेज राग सुख साज सजे भारी। क्या भाई? रोहू सब मिलके आहुत, भारत भाई, लेरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। तो ये योगी गाता है, जो लावनी गाता है। ठीक है, बिथी में सतान बताता ना, बिथी। चौथा अंक है दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। ये पंक्तियां किसकी? आलस्य की और चौथे अंक की है भाई। चौथे अंक में ही आलस्य रोग आते हैं ना, मदिरा वगैरह, उसमें ही ये। ठीक है, आलस्य की पंक्तियां हैं ये। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। ये आलस्य की पंक्तियां हैं। 5वां अंक है कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र हुआ है। किसके द्वारा? डिसलॉयल्टी के द्वारा।
कई वचन सुधा पत्रिका का जिक्र हुआ है डिसलॉयल्टी के द्वारा। कौन से अंक में? 5वें अंक में भाई। छठा अंक है जागो जागो रे भाई। ठीक है, क्या भाई? जागो जागो रे भाई। भारत को भारत भाग्य बहु तेरे प्रयास कर जगाने में असफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है। ठीक है, जागो जागो रे भाई, ये पंक्तियां किसके? भारत भाग्य की, और छठे अंक से है। ठीक है भाई। और लास्ट में क्या है? भारत भाग्य बहुत सारे प्रयास कर कर जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, और इसी कारण से जो भारत भाग्य है वो क्या है? आत्महत्या कर लेता है। तो भाई इसके साथ भाई हमारी जो भारत दुर्दशा है ये भी नाटक कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2 नाटक करवा दिए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के। ठीक है भाई, दोनों नाटक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैंने आपको करवाई है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।